खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, जहां हमारी नज़र रहती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर छोटी बड़ी खबर पर और आपको अपडेट करते हैं इन दोनों यूनियन टेरिटरी से, वहीं पर इस प्रोग्राम में हमारी ख़ुसूसी तवज्जो दिल्ली पर भी रहती है, यानी मरकज़ी हुकूमत क्या कुछ कर रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रोग्राम है सलाम जे के। आज चूंकि 2 अक्टूबर है, इतवार का दिन है, आप घर पर होंगे, छुट्टी भी है, महात्मा गांधी जी का दिन भी है, तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश रहेगी कि जो कुछ तकरीबात चल रही है, जो कुछ बयानात आ रहे हैं, वो भी आपको साथ साथ बताते चले और जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर तक क्या कुछ चल रहा है वो 10 बजे तक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 3 मरहलों पर प्रोग्राम आएगा जी। जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया हो उनके लिए हम बताते चले, पहले और दूसरे पड़ाव पर खबरें होंगी। तीसरा पड़ाव 9:40 पर शुरू होगा, 45 मिनट के आसपास, जब फोन लाइन हमारी खुलेंगी, आप और हम गुफ्तगू करेंगे। आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने का एक सुनहरी मौका, घर बैठे, लेकिन इंतजार करना होगा 9:40 तक। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको बताते हैं आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है, और हिस्ट्री ऑफ द डे आपको बताएंगे मेरे साथी गौहर कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तय फार्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 2 अक्टूबर है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज 2 अक्टूबर साल 1869 में महात्मा गांधी की पैदाइश गुजरात के इलाके में हुई है, वो आज ही का दिन था। और साल 1869 का साल और 2 अक्टूबर, और इस सिलसिले में आज मुल्क भर में गांधी जयंती भी मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस हवाले से उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। और आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 1904 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर साल 1961 में मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1985 में जहेज पर पाबंदी तरमीमी एक्ट नाफिज हुआ। और आज ही के दिन साल 2001 में नेटो ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, वो आज ही का दिन था 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर साल 2007 में मरा स्पेशल ओलंपिक शंघाई चीन में शुरू हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2000 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 4 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे। और आज ही के दिन 1971 में सदर जमहूरिया ने बिरला सदन को कौम के नाम वक्फ किया है, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी चंद अहम वाक़ात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन खबरों की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं जी बेरोज़गारी की खबर से। और मुल्की सतह पर बेरोज़गारी का क्या हाल है और जम्मू कश्मीर किस पायदान पर आ चुका है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, अक्टूबर का दूसरा दिन है, और सितंबर के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट जारी कर दिया है जी CMI ने। और CMI की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर 1 अक्टूबर सन 2022 तक जो बेरोज़गारी की शरह है वो 6.5% रिकॉर्ड की गई है, जिनमें अर्बन और रूरल एरियाज की अलग अलग है। अर्बन एरियाज के अंदर 7.7%, जबकि रूरल एरियाज के अंदर 6.0% रिकॉर्ड की गई है। और जब आप इस एवरेज को देखेंगे तो पता लगता है जी बेरोजगारी की शरह में थोड़ी सी कमी जो है वो सितंबर के महीने में देखने को मिली है। तकरीबन 9% नीचे आई है बेरोजगारी की शरह, जो लगातार उरूज पर थी पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप इस खबर को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी ग्राफ जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है जरूर, लेकिन नेशनल एवरेज जो बेरोजगारी की है उसके मुकाबले में काफी ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। यानी दोनों तरफ से दोनों खबरें आपके सामने है। एक तो बेरोजगारी का कर्व जो ऊपर आ रहा था, उछाल पे था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सितंबर के महीने में नीचे आया और अक्टूबर नवंबर तक इसको मजीद बेहतरी के आसार CMI की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात भी बेहतर हुए हैं, चंद फीसदी नीचे जरूर आई है, लेकिन मुल्की सतह पर जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा पाई जा रही है। अब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह क्या कुछ पाई गई, दैट इज 23.2%, यानी 23.2
2% रिकॉर्ड की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब आप इसके आसपास की रियासतों की बात करेंगे तो कहां पर आपको और 23 मिलेगा जी, और 23 आपको मिलता है राजस्थान के अंदर 23.8%। आपको एक और रियासत मिलती है वो 17.0% त्रिपुरा के अंदर है, और हरियाणा के अंदर भी 22.9% है। तो ये 2-3 रियासतें हैं, और गोवा के अंदर 10.9। ये 2-3 रियासतें हैं जहां पर आपको सिर्फ डबल डिजिट में मिलेगी, और बाकी मानदा सभी रियासतों के अंदर आपको सिंगल डिजिट में 4.8, 0.4, 9.2 इस तरीके की मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप इसको पिछले महीने या पिछले आंकड़ों के साथ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेहतरी का आसार जो है वो नुमाया दिखेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जनवरी जब हम इसको 2019 के साथ देखेंगे तो आपको जरा मैं अभी अपडेट करते चलूं जनाब क्या कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जनवरी 2022 में हमारी जो शरह थी वो 30.9% थी। ये जनवरी का था महीना, और फिर जब हम इसको आगे देखते हैं और तो ये फिर 26.5% मार्च तक चला गया था। फिर अप्रैल में दोबारा से 34.5% ये चला गया था, और आज की जो लेटेस्ट फिगर जो है दैट इज 23% के आसपास है, 23.2, और पिछले महीने यही थी 32.8। इस बार 23.2 है, और पिछले महीने हमारे पास थी 32.8, यानी थोड़ी सी गिरावट यहां पर भी आई है, और उससे पहले महीने में 20.2 थी। तो अभी हम नेशनल एवरेज के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन जब आप पिछले महीने के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ी सी राहत जो यहां पर बेरोजगारी की शरह में जरूर मिलेगी। तो सीएमआई की ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। अगरचे इस रिपोर्ट को लेकर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन होता है, कई रियासतें इस रिपोर्ट को नहीं मानती है, कहती है ये सरकारी रिपोर्ट नहीं है। ताहम लगातार पिछले कई सालों से सीएमआई जो है वो इस पर काम कर रहा है, और ये बेरोजगारी की शरह जो है वो उनकी तरफ से दी जा रही है। गैर सरकारी इदारा है। फिलहाल मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह 6.5 है, और जम्मू कश्मीर के अंदर यही बेरोजगारी की शरह 23.2 है। 2-3 रियासतों में डबल डिजिट है, बाकी सारी रियासतों के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर इस वक्त बेरोजगारी की शरह जो है वो चल रही है। तो ये थी जनाब सूरत हाल बेरोजगारी के हवाले से, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम 9% की गिरावट, जो मुझे अब एदाद शुमार बताए जा रहे हैं कि जॉबलेस रेट डाउन हो गया जी, कम से कम 9%। पिछले 2-3 महीनों का जब आप कंटिन्यूटी देखेंगे तो 9% की कमी आपको सितंबर में दिखेगी, और उम्मीद की जा रही है कि मजीद कमी जो है वो अक्टूबर में भी दिखे। अब ये कैसे कमियां हुई है उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। टूरिज्म है, ट्रेड है, फिर सरकार की तरफ से कुछ और कोशिश की गई है। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखी जाती है कि सरकारी और गैर सरकारी तौर पर जो काम किए जाते हैं, सिकिल और सेमी सिकिल, इसमें काफी ज्यादा क्राइटेरिया को देखने के बाद जो निचोड़ निकाला जा रहा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 9% की गिरावट तो जरूर देखने को मिली है, लेकिन नेशनल एवरेज के मुकाबले में टॉप ऑफ द लिस्ट जम्मू कश्मीर है जी, पहली टॉप 3 स्टेट्स के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जा रही है। तो ये थी खबर जनाब बेरोजगारों के हवाले से और बेरोजगारी के हवाले से। अब आते हैं जी जनाब एक और अहम और बड़ी खबर की ओर, और आपको बताते हैं कि दाखिला वजीर साहब का 3 रोजा दौरा कल से शुरू होने जा रहा है, और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। हतमी शक्ल दे दी गई है। जी नाज़रीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह का कल शाम वो उनका दौरा जम्मू कश्मीर का वो शुरू हो रहा है, और 4 अक्टूबर को वज़ीर दाखिला अमित शाह राजौरी में एक अवामी इज्तिमा से खिताबी करेंगे। उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर के ज़िला बारामूला में भी वज़ीर दाखिला अमित शाह एक अवामी इज्तिमा से रैली करेंगे। उसके साथ साथ ही जो ये दौरा होगा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट जो है उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी, और कई बड़े ऐलानात भी मुतवक्का है, क्योंकि माना जाता है कि श्रीनगर के अंदर जहां ईदगाह के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल का संग बुनियाद भी रखा जाएगा, इस हवाले से भी खबरें आ रही है। लेकिन जो खबरें हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, चाहे जम्मू सूबे की बात करेंगे या कश्मीर सूबे की बात करेंगे, तो ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको हरी झंडी दिखाई जाएगी, और साथ ही साथ कुछ बड़े ऐलान करने के हवाले से भी जो बातें की जा रही हैं कि कई बड़े ऐलानात भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ जम्मू में एक आला सतही मीटिंग होगी, एलजी के साथ भी मीटिंग होगी, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है, चाहे सिक्योरिटी सूरत हाल है या सियासी सूरत हाल, उस पर भी तबादुले ख्याल किया जाएगा। बड़ी खबर कि कल से दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर शुरू हो रहा है, और जम्मू कल वो पहुंचेंगे तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान,
और जम्मू पहुंचने के फौरन बाद जहां गुर्जर और बकरवाल तबके से वाबस्ता डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेंगे। युवा राजपूत सभा के मेंबर्स वजीर दाखिला से मिलेंगे। गुर्जर बकरवाल उनकी जो कोशिशें गुज़श्ता दिनों हुई हैं, राज्यसभा के अंदर उनके मेंबर की रिप्रेजेंटेशन हुई है, उसको लेकर शुक्रिया होगा। और YRS यानी युवा राज्यसभा जो युवा राजपूत सभा जो है वो इसलिए दाखिला वजीर का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि जिस तरीके से छुट्टी का ऐलान महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन पर किया गया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 तारीख को सिक्योरिटी जो 3 तारीख से दौरा होना है जी, जम्मू और श्रीनगर बैक वक्त सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। और सिक्योरिटी रिव्यू के साथ साथ जहां सूरत हाल को पुरअमन रखने के लिए कोशिश की जा रही है, वहीं पर जो दाखिला वजीर साहब का टेंटेटिव टूर का शेड्यूल आया है उसके मुताबिक 3 तारीख को सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रिव्यू भी होंगे। रजौरी, श्रीनगर, जम्मू, बारामूला की सूरत हाल को भी देखेंगे और उसके बाद जनाब गुफा के दर्शन के लिए भी वो सबसे पहले जाएंगे। वजीर दाखिला साहब तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान 3 तारीख को कल पहुंचेंगे। उनके पहले दिन जो अभी तक शेड्यूल बनाया गया उसके हिसाब से गुर्जर बकरवाल और युवा राजपूत सभा रात को ही दाखिला वजीर से मुलाकात करेंगे और अपनी तरीके से वजीर दाखिला साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद तकरीबन जो दूसरे दिन का प्रोग्राम है जी वो 4 तारीख को है। और 4 तारीख को दाखिला वजीर साहब जो है वो माता वैष्णो देवी पहले सबसे पहले जाएंगे और वहां पर पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे और वहां से फारेगी के बाद सीधे वो रजौरी जाएंगे जहां पर एक अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब करना है। शेड्यूल ट्राइब और पहाड़ी स्टेटस के लेकर जो पिछले कई दिनों से सियासतें चल रही हैं उसको किस तरीके से एड्रेस कर पाएंगे दाखिला वजीर साहब, इस पर सबकी नज़र रहेगी। उसके फौरन बाद दाखिला वजीर साहब वापस जम्मू रवाना होंगे जी, जहां पर बीजेपी काडर के साथ उनकी मुलाकात होगी और कुछ और लोगों के साथ मुलाकात होने के बाद कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करना है। और जिन तरक्याती प्रोजेक्टों की संग बुनियाद और इफ्तिताह करना है उनमें जम्मू कन्वोकेशन सेंटर का भी संग बुनियाद रखना है। और उसके बाद 4 तारीख को तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान दाखिला वजीर साहब श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। और श्रीनगर के अंदर जहां राजभवन के अंदर 5 तारीख जो है वहां पर पहले हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू है और उसके बाद कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी है और साथ साथ एक अवामी इज्तिमा से खिताब भी करना है। वो बारामूला का इलाका है जहां पर लगातार तैयारियां जो वो की जा रही है। तो इस तरीके से टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो इस वक्त दाखिला वजीर साहब का आ गया है। और श्रीनगर के अंदर भी ये माना जा रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो दाखिला वजीर से मुलाकात करेंगे, जिनमें होटलियर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, नौजवान हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी दाखिला वजीर के साथ श्रीनगर के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। तो ये टेंटेटिव लिस्ट जो है वो सामने आई है। ताहम बड़ी खबर ये कि सिक्योरिटी चाहे जम्मू की हो या कश्मीर की हो इंतहाई सख्त कर दी गई और स्पेशली उन वेन्यूज़ के आसपास जहां पर इज्तिमात होने हैं, जहां पर माना जा रहा है कि अवामी सैलाब होगा। बीजेपी के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग जो है वो जम्मू में भी होंगे और 50,000 के आसपास लोग जो है वो कश्मीर के अंदर होंगे जब दाखिला वजीर साहब अपनी बात रखेंगे। और रजौरी का ये पहला दौरा होगा दाखिला वजीर साहब का, जब से अमित शाह साहब दाखिला वजीर बने हैं ये पहला दौरा उनका रजौरी का होगा और पहले दौरे पर ही इतनी बड़ी इज्तिमा और गैदरिंग की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे। जहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर जो है कि बैक टू विलेज का चौथा मरहला जो है वो अगले माह शुरू हो रहा है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से इसे हतमी शक्ल दी गई है और इस सिलसिले में इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनकी जानिब से कुछ तजावीज़ भी पेश की गई हैं। अब आने वाले वक्त में यानी कि अगला माह जो होगा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे मरकजी वज़रा और इस सिलसिले में अभी अगरचे जो डेट्स हैं यानी कि तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है कि कौन सी डेट पे कौन से वज़रा जम्मू कश्मीर के किस इलाके का दौरा करेंगे, लेकिन ये तय हुआ है और साथ ही साथ सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं कि अगले माह से बाज़ाब्ता तौर पर बैक टू विलेज का चौथा मरहला शुरू हो रहा है, जहां पर लोग इन मरकजी वज़रा को अपने अपने इलाकों के मसाइल उनके सामने रखेंगे और वज़रा के साथ ही जो उन अजला के या जो उन इलाकों के इंतज़ामी के अफसरान हैं, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं, वो भी उनके हमरा होंगे और इलाके के लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और अपने अपने इलाकों के मसाइल
उनकी नोटिस में लाएंगे और उसके बाद ही उन मसाइल का हल भी किया जाएगा। इससे पहले भी 3 मराहिल हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां बैक टू विलेज का, जहां पर कई इलाकों में अगरचे कई मसाइल हल हुए, लोगों के कई मुश्किलात दूर हुए हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भी लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि शायद बैक टू विलेज में उनके मसाइल जो है वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस चौथे मरहले में जितने लोगों के जो भी मसाइल होंगे वो तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बावसूख जराये से जो इत्तलात मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि जनाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हेड कर रहे थे पैनल को, उन्होंने कई तजवीज़ें सरकार के सामने रखी है और उन्हीं तजवीज़ों में एक पोर्टल बनाने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 के अंदर जो वादे किए गए थे और जो इम्प्लीमेंटेशन कामों की हुई है वो जनाब तफसील वहाँ पर रखी जाए, ताकि जब हम चौथे पड़ाव पर जाएं, जिस गाँव में जाए, जिस इलाके के अंदर जाए, जिस जिले के अंदर जाए और लोग जब प्रोजेक्ट करें डिमांड को, तो हमारे सामने पूरे अदाद शुमार हो, हमारे सामने पूरा पोर्टल खुला हो, हम उन्हें बता पाएं कि कितना हमने काम किया, कितना प्रोजेक्शन हुआ है और कितना रुका पड़ा है, और जो वहां पर वादे किए जाएंगे 4 के अंदर उसे भी पोर्टल पर रखा जाए, ताकि सरकार हमेशा इस जोन में रहे कि क्या वो दी गई है। देखना होगा कि क्या कुछ होगा। याद रखिएगा, पहला फेज जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का हुआ था, ये लॉन्च किया गया था जी 2019 में, जून का महीना था। उसके बाद फेज 2 कंडक्ट हुआ था जी नवंबर के महीने में 2019 में ही। फेज 3 जो था ये अक्टूबर 2020 में किया गया था और फिर उसको और आगे बढ़ाया गया था। और अब माना जरा कि जनाब चौथा पड़ाव जो होगा बैक टू विलेज का, ये अगले माह से शुरू होगा और डेट्स बहुत जल्द बताई जाएंगी, क्योंकि मरकजी वज़रा के साथ मशावरत की जा रही है कि कौन कौन वजीर जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, ताकि अवामी हामिल के मसाइल जो है वो मौके पर ही हल हो सके। अब आते हैं जी आगे। ये तो बात थी जनाब मरकजी वज़रा और बैक टू विलेज प्रोग्राम की। बात करते हैं जनाब जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद की या स्पेशल लोगों की, जिन्हें आप मानते हैं कि ये स्पेशल है, लेकिन समाजी बहबूद महकमे की तरफ से अभी तक भी लैतुलैल किया जा रहा था। और अब चूंकि नए अंदाज में काम करने की बातें हो रही है, तो नया अंदाज इस महकमे को भी दिया गया है। महकमे समाजी बहबूद अब जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद की मरदमशुमारी करेगा, बाज़ाब्ता तौर पर ऑडिट करेगा। और ये ऑडिट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज जो है, यानी जिस तरह की भी कमजोरी है, जिस तरीके भी नातवानी है, वो अब बाज़ाब्ता तौर पर कैटेगराइज किया जाएगा। वो अलग अलग मदों के अंदर जो है वो लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि जो स्कीमें जिन लोगों के लिए मुतारफ कराई गई हैं उन्हें उनका हक मिल सके। सरकारी ज़राए इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जिस तरीके से मरकजी मामलत वाली स्कीमें हैं, रियासती इंतजामिया की स्कीमें हैं, उनका माकूल और मुनासिब फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिलता है जिन लोगों के लिए स्कीमें बनाई गई है, क्योंकि अभी भी हमारे पास मुकम्मल एदाद शुमार नहीं है। और यही वजह है कि सोशल वेलफेयर महकमा जो है वो अब एक्सरसाइज एक कैरी करेगा जी, डाटा बनाएगा, हर एक टाइप की डिसेबिलिटी जो है उनको देगा, और जो इक्विपमेंट्स एड्स परचेज किए जाते हैं उन लोगों के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशरीज की होगी, ताकि उन्हें मुस्तकबिल के अंदर माकूल और मुनासिब फायदा हुकूमत की तरफ से मिल सके। एक बड़ा कदम है। मजीद इस खबर के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से इसको किया जाएगा, हम श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी मुद्दतों के बाद इस तरीके की खबर सामने आ रही है कि महकमा समाजी बहबूद के अंदर भी हरकत हो रही है और जिस्मानी तौर कमज़ोर अफराद या स्पेशल डिसेबिलिटीज से जो बच्चे, जो लोग मुतासिर हैं, अब उनकी मरदमशुमारी होगी और ये मरदमशुमारी का फ़ायदा बाद में उन लोगों को मिलेगा जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या देर से ही सही, लेकिन सही कदम, सही डायरेक्शन में? बिल्कुल, क्योंकि सोच है, ख्याल अच्छा है और इस ख्याल का कैसे जमीनी किया जाएगा वही एक बुनियादी सवाल है जिसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये महसूस करना अगरचे अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो स्कीम सरकार की जानिब से ADIP स्कीम है, जिसके तहत जितने भी अप्लायंसेस या जो एड है, फिजिकल एड है, जो ऐसे अशखास को जो जिस्मानी तौर माजूर है या जिस्मानी तौर खास है, तो उन्हें वो सरकार की जानिब से दी जाती है। और उस हवाले से जो फायदा उनको मिलना चाहिए, सरकार ने अगर ये ऑब्जर्व किया है, इस चीज का मुशाहिदा किया है कि यहाँ बेनिफिशरीज को या मुस्तहीन को यहाँ उसका डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचता है, और उस हवाले से क्या सही सिमत में कदम लेना होगा, उसका अगर आंकलन सरकार की जानिब से किया गया है तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आपको हम अपने दर्शकों तक हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो ये ADIP स्कीम है ये सरकार की जानिब से चलाई जा रही है, और इसमें जो आर्टिफिशियल लिम्स है या कोई एड है
जो ऐसे नौजवान अफराद को दिया जाता है जिन्हें जिस्मानी तौर पर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, उन्हें ये फराहम की जाती है। और इससे जो बनाने वाली कंपनी है वो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो वाहिद एक एजेंसी है जो इसे बनाती है और उसके बाद लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। हालांकि ये इस कंपनी की भी जिम्मेदारी है एज पर कानून की, उन्हें खुद कैंप करने होंगे, जगह जगह पर जाना होगा, लेकिन उस हवाले से भी कोई खास डेटा तैयार नहीं किया गया है कि उन्होंने कितने कैंप किए हैं, कहां कहां पर उनने ये सारे सामान दिए हैं, क्या ये बेनिफिशरीज को पहुंचा है नहीं पहुंचा है। इस हवाले से भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानब से कोई एक्सरसाइज नहीं की गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसे ये अब टास्क दिया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये डेटा कलेक्ट करे और उसके बाद जो है इस हवाले से आजाद शुबात सरकार को फराहम करे, ताकि सरकार अप्रोप्रिएट कदम जो है वो उठाएगी ताकि इस स्कीम का फायदा डायरेक्ट मुस्तकीम को पहुंच सके। हिलाल, ये जो मर्दमशुमारी करनी है जी स्पेशल लोगों की जो किसी भी तरीके से जिस्मानी तौर कमज़ोर है, क्या इसमें कोई डेडलाइन दे दी गई है कि कितने अरसे के अंदर अंदर ये मुकम्मल करना है या इसे ओपन रख दिया गया है? देखिए, डेडलाइन तो नहीं दी गई है, अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन काउंसिल उससे कहा गया है कि फौरन से पेशतर आप ये डेटा कलेक्ट करें ताकि इस स्कीम का फायदा जो है मुस्तकीम तक पहुंच जाए। और इस हवाले से जो ही हायर अप पे, ये डायरेक्टर लेवल की बात नहीं है बल्कि सेक्रेटेरिएट लेवल पे ये महसूस किया गया है कि इस स्कीम का जो एग्जीक्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? जब उनके पास एग्जिस्टिंग डेटा है जिसमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें इन अज्जा की या इन चीजों की, इन अप्लायंसेस की जरूरत है, लेकिन उन्हें वो हासिल नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने महसूस किया कि ये हासिल नहीं किया जा रहा है, कैसे हासिल किया जाएगा ताकि उन्हें फायदा मिल सके। यही वजह है कि अब सेक्रेटेरिएट लेवल पर इस चीज को भाप लिया गया है और उनने कंसर्न डायरेक्टर्स को, चाहे श्रीनगर कश्मीर हो या जम्मू हो, उन्हें ये हिदायत दी कि वो फौरन से पेशतर इस हवाले से डेटा जो है वो इकट्ठा करे। और साथ ही साथ जो डायरेक्टर रिहैबिलिटेशन काउंसिल है उन्हें भी हिदायत जारी किए गए है कि वो सीएमओ लेवल पर इस हवाले से डेटा हासिल करे और सरकार को फराहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए हिलाल, और अपडेट करने के लिए कि महकमा समाजी बहबूद किस तरीके से अपनी नींद से जागा है और खबर यह है कि अब मर्दमशुमारी होनी है। जी बढ़ते हैं जी, आगे बात करते हैं जनाब सयाहत के हवाले से, क्योंकि अदाद शुमार सामने आ रहे हैं और माना जा रहा कि मजहबी सयाहत उरूज पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, और मजहबी सयाहत को अगर और ज़्यादा सही तरीके से लिया जाए तो करोड़ों की जो तादाद अभी तक आ रही है इसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और जम्मू कश्मीर की मईशत को और ज़्यादा मुस्तकम और फाल बनाया जा सकता है। जहाँ नाजरीन बात जहाँ सयाहत की हम कर रहे हैं, तो सयाहत के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सयाहत काफ़ी अरूज पर है और इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ महकमा सयाहत के साथ साथ इंतज़ामिया का दावा है कि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में रवां साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत में काफ़ी सयाहों की आमद में काफ़ी इजाफा हुआ। उसके साथ साथ भी कई ऐसे मकामात हैं, चाहे जम्मू सूबे की बात करेंगे, कटरा माता वैष्णो देवी मंदिर की बात करेंगे, या अमरनाथ वादी के अंदर अमरनाथ जिस तरह से आते हैं गुफा का दर्शन करने के लिए, और कहीं ना कहीं उसमें इजाफा सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो जो महकमा सयाहत की जानिब से कहा गया है कि रवां साल के दौरान 1.6 करोड़ सयाह जो है उन्होंने वादी का रुख किया है, और साथ ही साथ जो माना जाता है कि 2 करोड़ से ज़ायद रवां साल के दौरान, यानी कि इस साल के आखिर तक 2 करोड़ सयाह वादी खासकर जम्मू कश्मीर का वो रुख करेंगे। आमद मुतवक्का है 2 करोड़ से ज़्यादा। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो 3,65,000 अमरनाथ यात्रा यानी कि गुफा का दर्शन के लिए यात्री आए थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर में करीब 65 लाख ज़ायरीन ने माता वैष्णो देवी मंदिर में हाजिरी दी है। ये आंकड़े जो है जो महकमा सयाहत की जानिब से पेश किए गए हैं। इस सिलसिले में मज़ीद कहा जा रहा है कि अब जो आने वाली नवरात्रा के दौरान जिस तरह से अब माना जाता है कि अब इस फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा, और इस सिलसिले में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामिया के साथ साथ महकमा सयाहत की भी ये कोशिश है।
चलिए जनाब, सयाहत की कोशिश के बाद जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आला तालीम की, हायर एजुकेशन की। और हायर एजुकेशन निज़ाम को बेहतर, फाल और मुतहरिक बनाने के लिए एक बार फिर काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है और इस बार बागडोर काउंसिल की खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अपने हाथ में लेने का फैसला ले लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बजाते खुद इस पैनल के हेड होंगे और उसके साथ साथ कुछ मजीद लोगों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। हायर एजुकेशन काउंसिल का पैनल का क़याम अमल में लाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसके सरबराह होंगे और साबिक वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिनेश सिंह को इसका मेंबर नामजद कर दिया गया है और वाइस चेयरमैन की हैसियत से वो वहां पर रहेंगे। साबिक वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिनेश सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से वाइस चेयरमैन उस कमेटी के लिए जो हायर एजुकेशन कमेटी का पैनल बनाया गया है। एडवाइजर जो बसूरत दीगर अगर एलजी साहब मौजूद नहीं रहेंगे तो एडवाइजर जिनके पास तालीम का महकमा होगा वो पैनल को उस वक्त बहसती चेयर के तौर पर हेड कर सकते हैं और ये कमेटी पैनल जो है फिलहाल 2 साल के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और ये कमेटी जो हायर एजुकेशन कमेटी काउंसिल, ये जो कमेटी बनाई गई है, काउंसिल बनाया गया है, इसका बुनियादी मकसद होगा कि पॉलिसी और प्लानिंग इनोवेशन के साथ किस तरीके से हायर एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाया जाए और यही काम इस काउंसिल को जो है वो सौंपा गया है, जहां काउंसिल की सरबराही मनोज सिन्हा साहब करेंगे चेयरमैन की हैसियत से। वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर दिनेश सिंह को वाइस चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है। प्रोटोकॉल में ध्यान में रखते हुए काउंसिल के चेयरमैन की अदम मौजूदगी में एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर हायर एजुकेशन जो होंगे वो चेयर करेंगे जी मीटिंग को। दूसरे मेंबर्स इसमें जो लगाए गए हैं जी वो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रियासत को नामजद कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को मेंबर के तौर पर रख दिया गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन उन्हें मेंबर के तौर पर रख दिया गया है। वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ जनाब जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर साहब को भी लगाया गया है। वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली प्रोफेसर नाजिमा अख्तर साहिबा को इसका मेंबर नामजद कर दिया गया है। डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मेंबर के तौर पर रख दिया गया। आईआईटी बॉम्बे के प्रिंसिपल साहब को इस्लामिया कॉलेज और दीगर कॉलेजों के सरबराहान को भी यहाँ पर जो है वो मेंबर के तौर पर रख दिया गया है ताकि जब कोई फैसला हायर एजुकेशन के लिए जाए तो वो वसी हो, जामिया हो और फाल और मुतहरिक हो। इसलिए सबकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने। रात देर गए ऑर्डर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जारी कर दिए गए। बढ़ते हैं जी आगे, जल्दी से जरा आप बात करते हैं जनाब यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर सियासत काफी तेजी के साथ हो रही है और रात भर मशावरत के बाद, सरकार के साथ मशावरत के बाद जब कोई भी फैसला सामने नहीं आया तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी कॉल को बरकरार रखने का फैसला ले लिया है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सुबह यूनियन टेरिटरी लद्दाख से सामने आ रही है कि लद्दाख के करगिल इलाके के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की कॉल पर आज से 4 रोजा मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया गया है। और इस बंद के बीच ट्रांसपोर्टर्स, करगिल ट्रांसपोर्टर्स को जहां मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की हिमायत हासिल है, वहीं पर खबर यह है कि कल बाद दोपहर जो इजलास करगिल के अंदर बुलाया गया था जिसमें दोनों तरफ यानी करगिल और लेह के ट्रांसपोर्टर्स को रखा गया था, ट्रांसपोर्ट आरटीओज और एआरटीओज उस मीटिंग का हिस्सा थे और तकरीबन 12-1 बजे तक मशावरत के बाद जब कोई फैसला नहीं हुआ तो उसके बाद करगिल ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर आज उस कॉल को दोहराने का ऐलान किया जो कॉल उन्होंने पहले ही दी थी कि आज से 4 दिन के लिए करगिल के अंदर मुकम्मल तौर पर पहिया जाम रहेगा, करगिल शटल डाउन रहेगा। सीधे लद्दाख चलेंगे जहां से करगिल से हमारे साथ मोहम्मद इसहाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसहाक, क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? खबर यह थी कि रात 11, साढ़े 11 बजे तक भी मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। पहले मीटिंग पर अपडेट कीजिएगा कि कितने बजे तक मीटिंग चली और पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज क्या कुछ रहा मीटिंग के अंदर? जी गौर, आपको बताते चले कल 2 बजे से ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑल द ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ जो मीटिंग ग्रैंड ड्रैगन लेह में मुनक्किद किया था, जहां पे आरटीओ लेह और एआरटीओ लेह करगिल
और इसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी इस मीटिंग में ज्वाइन किया, लेकिन मीटिंग काफी लंबे वक्त तक चला और मीटिंग में किसी भी तरह की कंसेंसस पे उतरने से नाकाम हुआ। किसी भी कंसेंसस पे मीटिंग नहीं उतरा। आपको बता दें 2 बजे से 5 बजे तक जब पहला फेज के साथ मीटिंग हुआ तो इस बीच एक ब्रेक भी दिया गया और ब्रेक के दौरान अलग अलग पर्सनल लेवल पे दोनों ने अपनी जगह पे मुशावरत की, लेकिन वहां से किसी भी तरह की डिसीजन नहीं निकला। और लगभग रात के 8 बजे के करीब जो है कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी मीटिंग में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद रात देर के लगभग 9 बजे तक मीटिंग रहा और 9 बजे तक मीटिंग में किसी भी तरह की फैसला नहीं हुआ। और उसके बाद करगिल के जो टैक्सी यूनियन और खासकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मीटिंग से बाहर आए, लेकिन इसके बाद फिर से मीटिंग शुरू हुआ और जराये के हवाले से खबर ये मिली कि रात के लगभग 2 बजे तक मीटिंग चलता रहा। लेकिन 2 बजे तक मीटिंग चलने के बावजूद भी किसी भी तरह की डिसीजन जो है मीटिंग से निकलते हुए नजर नहीं आया। हमने ऑफिशियल टेक लेने की भरपूर कोशिश की, फिलहाल ऑफिशियल किसी भी तरह की स्टेटमेंट हमें नहीं मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं ऑफिशियल टेक लेने की और दोनों यूनियन से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों यूनियन से भी राबिता फिलहाल नहीं हो रहा है और यूं ही दोनों यूनियन से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की जो है बातें मीटिंग में हुआ और क्या वजह रही जिस बिना पे मीटिंग में किसी भी तरह की कंसेंसस पे नहीं उतरा। दूसरी जानिब लोग बेसिकली इंतजार कर रहे थे कि आखिर मीटिंग में किस तरह का फैसला होगा और जो चक्का जाम का फैसला ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिया था करगिल के लिए वो फिलहाल जो है स्टिल स्टैंड है। आज से 4 तारीख तक के लिए जो चक्का जाम दिया था वो स्टिल स्टैंड है। आज सुबह सुबह मार्केट के अंदर चक्का जाम और हड़ताल का असर, कंप्लीट बंद का असर जो है वो बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। इवन प्राइवेट व्हीकुलर मूवमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग भी बहुत कम जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है और सभी दुकानें बंद देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ ये करगिल के अंदर बंद रहेगा और लेह में इस बंद का कोई असर नहीं रहेगा? लेह में बंद का कोई भी असर नहीं है क्योंकि जो प्रोटेस्ट है, डिमांड है वो शुरू करगिल से हुआ है। लेह की तरफ लेह में किसी भी तरह की बंद नहीं है। लेह में जो हालात जिंदगी है वो एकदम नॉर्मल है और जिस तरह से मीटिंग के हवाले से, सोर्स के हवाले से हमें खबर यही मौसूल हुई कि मीटिंग में दोनों साइड से अपने पक्ष रखी, लेकिन एक अहम जो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो होना चाहिए उसके ऊपर नहीं उतरा। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर रखिएगा इसहाक, दोबारा भी आपके पास दिन में लौटेंगे तब जरा देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। फिलहाल आज से जो अभी तक की इतलात है कि कोई ठोस मामला सामने नहीं आया जी, कोई फैसला नहीं हुआ, जिसकी बाद ट्रांसपोर्टर्स की कॉल जो आज से स्टैंड बाई थी उसे स्टैंड रख दिया गया और सुबह सुबह करगिल के अंदर इसका असर जो है वो देखने को मिला। छोटा सा ब्रेक होगा जी, हम पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर जो तरह तरह की बातें हो रही थी उसमें अब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी गियर अप हुई हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और शहद का कारोबार करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है और जम्मू कश्मीर से ये लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर। जहां हमने सयाहत के हवाले से पहले एक खबर बताई थी जम्मू सूबे से, अब जरा कश्मीर सूबे की भी आपको खबर बताएंगे और बताएंगे कि इंतजामिया एक और टैग इन करना चाहती है। ये टैग इन कहां पर होगा, उसका फायदा क्या होगा, बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।